डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेंज। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरेंज। फिजिकल स्टेट, कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड। कोई स्मेल नहीं है इनकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन सेम होंगे तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ हैलोजन। जो हैलोजन डेरिवेटिव है उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, और डिस्पर्शन फोर्सेज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्स होंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्स होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप ये कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में जो ब्रोमोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम आइसोमर को कंसिडर करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास तीन टाइप के डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो एंड मेटा डाइक्लोरो। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगी। तो यहां पर अगर हम देखें डाइपोल वेक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। इसका मीनिंग इसकी पोलैरिटी मिनिमम होगी। यहां पर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उसका हम रूट लेते हैं। अगर एंगल 90 से कम हो तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पर ये वेक्टर ऐड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। यहां पर एंगल 120 है तो रिजल्टेंट में हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो इसका हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे इंटरमीडिएट है, इसका मैक्सिमम है और इसका क्या है? 0। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलैरिटी होगी, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सी से क्या होगा? ज्यादा होगा। सी का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होगा। तो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है पहले ये चेक करें वो आइसोमर है या नहीं है। अगर आइसोमर नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आइसोमर है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिसकी पोलैरिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन केस ऑफ आइसोमर, एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री, मींस पैकिंग फ्रैक्शन। जो पार्टिकल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा गिवन स्पेस में उतने ज्यादा पार्टिकल फिट किए जा सकते हैं, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स गिवन स्पेस में हम फिट कर सकते हैं उतना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। सॉलिड में पार्टिकल फिक्स होते हैं, और जब आप मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं
तो अब मटेरियल की स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो यहां पर जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कैसे चेक करेंगे सिमेट्री को, इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करें, ऊपर और नीचे का पोर्शन क्या है, सेम। ऐसे कट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट सिमेट्री नहीं देखनी है, हम ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों पार्ट सेम है तो ये सिमेट्रिकल है। तो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं होने पर हम पोलैरिटी देखेंगे, इसकी पोलैरिटी इससे क्या है, ज्यादा है। तो ऑर्थो वाले का पोलैरिटी ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पैरा सिमेट्रिकल है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये सभी इनसॉल्युबल है वाटर में, एज डू नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसको फॉलो करती है, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल को। ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, इनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो इनको हम नॉन पोलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल। अब हम कवर कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलोरिन के अंदर भी पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। Halorine contains polar carbon halogen bond. So participate in nucleophilic substitution reaction. हैलोल्केन के कंपैरिजन में अगर हम कंसिडर करें, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, बट वेरी लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हैलोएल्केन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका रीजन क्या है, जो हैलोल्केन है वहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि वहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन हैलोलिन के अंदर हैलोजन का लोन पेयर और बेंजीन का पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट रीजन हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू partial double bond character of carbon halogen bond in halorine because of resonance। अगर हम क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाएं, क्लोरीन का लोन पेयर और बेंजीन का पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर और पाई में रिच कौन है, लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, लोन पेयर। तो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है
यहां पर आप देखें नेगेटिव पाई किसमें, कॉन्जुगेशन में। फिर से आप देखें नेगेटिव पाई किसमें, कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रोवाइड करेगा, ये इधर। अगेन नेगेटिव पाई किसमें, कॉन्जुगेशन में। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रोवाइड कर रहा है, ये इधर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, कुछ केस में कार्बन क्लोरीन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और कुछ केस में क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जिनको हम वैलेंसी के बेस पर तो बना सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो यहाँ पर कुछ जगह कार्बन क्लोरीन में सिंगल, कुछ जगह कार्बन क्लोरीन में डबल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डबल और सिंगल के बीच की होगी। क्लोरीन में कुछ जगह न्यूट्रल है, कुछ जगह ये क्या है, पॉजिटिव। तो कहीं पर भी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव। अगर पांचों स्ट्रक्चर में वन पॉजिटिव होता तो यहाँ वन पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन कुछ जगह पॉजिटिव और कुछ जगह ये क्या है, न्यूट्रल, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मीनिंग नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन क्लोरीन में, कार्बन हैलोजन में क्या प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करता। सेकंड रीजन क्या है, ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ हेलोअरीन, जो बेंजीन वाला कार्बन है वो sp2 कार्बन है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हेलोइकिन का कार्बन कौन सा है, sp3। तो sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कम होगा, और जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतने कम पोलैरिटी होती है। और रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। थर्ड रीजन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। बेंजीन कार्बोकेटाइन नहीं बनाना चाहता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए बेंजीन कार्बोकेटाइन बनाना प्रेफर नहीं करता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये हेलोअल्कीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन।
पूछा जाएगा किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, इथाइल क्लोराइड होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है जबकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इनमें से आप कोई भी एक रीजन बता सकते हैं। जो मेन रीजन है वो डबल बॉन्ड करेक्टर है। अगर हम इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ बॉयल करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ग्रुप 17 को ग्रुप 16 वाला क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर रिएक्शन हो रही है, साथ में यहां पर Cl नेगेटिव आयन भी फ्री हो रहे हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स AgNO3 की डाल दें तो हमें AgCl के वाइट पीपीटी मिल जाएंगे। देखो अल्कोहल भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है हमें कैसे पता चलेगा, हमें कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जब हमने इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ बॉयल किया, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स हमने सिल्वर नाइट्रेट की ऐड की तो हमें व्हाइट पीपीटी मिले। इसका मीनिंग क्या होगा, OH नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया है। जब Cl नेगेटिव फ्री हमें मिलेगा तो ये Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर हमें व्हाइट पीपीटी देगा, जिससे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर क्लोराइड को हाइड्रोक्साइड ने डिस्प्लेस किया है। लेकिन अगर हम सेम प्रोसेस क्लोरोबेंजीन के साथ परफॉर्म करवाते हैं, एक्वस KOH के साथ बॉयल करते हैं, फिर हम कुछ ड्रॉप्स AgNO3 की डालते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं मिल रहा। इससे भी कंफर्म हो रहा है जो हेलोरीन है उसकी रिएक्टिविटी हेलोल्केन के कंपैरिजन में क्या है, कम। अगर इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है तो इसके लिए हमें विगरस कंडीशन लेनी पड़ेगी। विगरस कंडीशन का मीनिंग क्या है, हमें हायर टेम्परेचर लेना पड़ेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्रेशर हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तभी हेलोरीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जो क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसे 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, देखो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, अराउंड 400 केल्विन। अगर आप एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इन सब चीजों को कंसिडर कर लें, तो यहाँ पर जब भी हमें बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो टेम्परेचर अराउंड 600 केल्विन लेना है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप भूल जाएं तो ट्राइंगल सिंबल ले लें जो सिंपली हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इन केस ऑफ बेंजीन आपको टेम्परेचर 600 के अराउंड शो करना है, 573, 623 टाइप में। तो यहाँ पर हमें प्रेशर भी ज्यादा चाहिए होगा। सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉल। इस प्रोसेस को हम एसिडिफिकेशन भी बोल देते हैं। तो जब हम विगरस कंडीशन के अंदर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। प्रोडक्ट हमें फिनॉल ही मिल रहा है, लेकिन मीडियम बेसिक है, फिनॉल एसिडिक सब्सटेंस है, तो इसका साल्ट बनेगा, सोडियम फिनेट बनेगा। H की जगह क्या आ जाएगा, Na। सोडियम फिनेट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन को हमने इस केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, हमें मिल रहा है सोडियम फिनेट। अब हम इसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं,
तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। तो हैलोरीन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन विगरस कंडीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करैक्टर है। डबल बॉन्ड करैक्टर को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको बेंजीन वाले कंपाउंड में अगर एसिड नहीं दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। ग्रुप 15 वाला 17 वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट को डिस्प्लेस करेगा। तो ये भी अराउंड 600 केल्विन पर प्रोसीड हो रही है। तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, बेंजीन के साथ जब NH2 लगता है तो उसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। ऐसे अगर हम क्लोरोबेंजीन को CuCN के साथ हीट करते हैं तो Cn नेगेटिव Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है तो 17 वाले को हटा देगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसका नेम क्या है, बेंजो नाइट्राइल। बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उससे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस कार्बन की सभी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको बोला जाता है बेंजो। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइल। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो है बेंजाइल। अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दी है, दो हाइड्रोजन हटा दी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजल। अगर तीनों हाइड्रोजन हम हटा दें फिर और कुछ कनेक्ट करें तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजो। तो इसलिए हम इसे बेंजोनाइट्राइल बोल रहे हैं। तो इन सभी रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव ग्रुप दूसरे नेगेटिव ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब आप बेंजीन की हाइड्रोजन हटाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम कोई और ग्रुप हटाएंगे तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मैकेनिज्म, फर्स्ट केस है एसेंटो एरोमेटिक। दो पॉसिबिलिटी होती है जब भी बेंजीन वाले कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एक तो है एसेंटो एरोमेटिक, हेलोइन के ऊपर विगरस कंडीशन में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। देखो बेंजीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। वो इलेक्ट्रोफाइल को तो अट्रैक्ट करता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिपेल। लेकिन इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो कार्बन के पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसी पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। तो यहां पर ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि बेंजीन के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर भी है जो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस एनर्जी को कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप की फॉर्मेशन में दो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, एक तो सबस्ट्रेट, एक न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी रेट ला एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर हम लेंगे जहां से, वो आपको सम क्या मिल रहा है, 2। अगर आप इसकी रेट ला एक्सप्रेशन कंसिडर करना चाहें क्या होगा,
एलोरीन पावर 1, न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। तो यहाँ सम ऑफ पावर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आप देखें नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव। फिर से हम देखें नेगेटिव पाई किसमें, कॉन्जुगेशन रिच कौन है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड है। ग्रुप 14 वाला 17 वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। फास्टली लिविंग ग्रुप हट जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपको इंटरमीडिएट मिल रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट देखें, कार्बन के पास नेगेटिव है तो इसको हम कार्बन आयन भी कंसिडर कर सकते हैं। SN2 के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी, जो लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है, तो यहां पर लिविंग पावर डिसाइड नहीं करेगी। तो जो रिएक्टिविटी है वो लिविंग पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर जो लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है। दूसरा रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां पर इंटरमीडिएट कौन है, कार्बन आयन, कार्बन के पास नेगेटिव है। जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेगेटिव चार्ज को कौन कम करते हैं, EWG। तो EWG ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है स्ट्रक्चर में, आप देखें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो आप ये कह सकते हैं जितने ज्यादा EWG ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। जो यहां पर लिविंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा लिविंग ग्रुप का उतनी ज्यादा इंटरमीडिएट की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा लिविंग ग्रुप का उतना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर हमें कितना चाहिए था, 623 केल्विन, और अदर कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसमें पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, NO2 ग्रुप कौन सा है, EWG ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो लोअर टेम्परेचर पर हो जाएगी, हो सकता है 500 केल्विन पर। अगर हम और ज्यादा NO2 ग्रुप लगा दें ऑर्थो पैरा पर
तो अगर हम इसे वाटर के साथ बॉयल भी कर देंगे तो भी रिएक्शन हो पा रही है। हमें मिल रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये हमें बता रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ EWG ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो मैकेनिज्म है अगेन ये आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस हमें ये पता होना चाहिए एरोमेटिक के केस में जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है अगर नंबर ऑफ EWG ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये डेटा भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन कर रहा हूं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, या ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जितने ज्यादा EWG ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। SN2 एरोमेटिक के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। देखो यहां पर जो लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिविंग पावर डिसाइड नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को। जो चीजें स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती हैं। SN2 एरोमेटिक में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को जो जितना कम करेगा उतनी ज्यादा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरोबेंजीन की, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो। जबकि आप हेलोल्केन के केस में क्या देख रहे थे, जो लिविंग ग्रुप है वो स्लो स्टेप में रिमूव हो रहा था, अपनी पोजीशन को लीव कर रहा था, चाहे आपने SN1 मैकेनिज्म स्टडी किया चाहे SN2। तो वहां पर रिएक्टिविटी लिविंग पावर के बेस पर हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन है वो फास्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है, तो ये रेट को डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन इसका जो -I नेचर है वो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है। जितना ज्यादा -I नेचर होगा उतना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। यहां पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन के साथ हैलोजन कनेक्टेड है, OH नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट है, रिएक्शन हो रही है, हम ये मान रहे हैं, वो कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम किसको रिमूव करेंगे, Cl या फिर F को। इसके अकॉर्डिंग तो हमें F को रिमूव करना चाहिए क्योंकि उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आपको ये भी देखना है, अगर कोई और EWG ग्रुप दिया हो, अगर वो किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर है तो उसके हटने के चांसेस ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं F के कंपैरिजन में जो NO2 है वो मेटा पोजीशन पर है, 1,3 पोजीशन पर है, लेकिन Cl के कंपैरिजन में ये 1,4 पोजीशन पर है। तो जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ रहा है, जिसको ये स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि NO2 ग्रुप नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे।
इसलिए यहां पर हमें किसको हटाना है, Cl को हटाना है। Cl की जगह क्या आएगा, OH। तो यहां पर हम देख रहे हैं किसको हटाने की प्रेफरेंस है। अगर नॉर्मल कंपाउंड दिया होता Cl एंड F और OH नेगेटिव आपको 1 इक्विवेलेंट दिया होता तो हम किसको हटाते, F को हटाते। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक हैलोजन भी है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस तो हमें किसको हटाना है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है तो हम किसको हटाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाले को। नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिविंग ग्रुप के निकलने से पहले अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, SN2 होगा। तो अभी आपको जो Cl टुवर्ड्स ऑब्जर्वर दिख रहा है, इसकी जगह जो नया ग्रुप आएगा वो कहां चला जाएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो चीज हम शो नहीं कर रहे वो हाइड्रोजन है, अगर आप यहाँ शो करना चाहें वो हाइड्रोजन है। ऐसे ही यहाँ पर SN2 में बैक साइड अटैक होता है तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो ये दो तीन बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर और डबल बॉन्ड करेक्टर वाले दोनों है तो आपको किसको हटाना है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर वाले को। अगर दोनों ही डबल बॉन्ड करेक्टर वाले हैं जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर NO2 लगा होगा, ज्यादा NO2 लगे होंगे ऑर्थो पैरा पर, हमें उसको हटाना। नेक्स्ट पॉसिबल मैकेनिज्म वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। एलिमिनेशन एडिशन। नेगेटिव स्पीसीज आपको पता है दो काम कर सकती है, एक तो न्यूक्लियोफाइल का, दूसरा बेस का। अगर हेलो रिंग के ऊपर नेगेटिव स्पीसीज एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उस केस में SN2 एरोमेटिक होगा, जो अभी हमने स्टडी किया है। अगर नेगेटिव स्पीसीज एज ए बेस एक्ट करे, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो उस केस में इंटरमीडिएट बनेगा बेंजाइन, एलिमिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट कर रहे हैं सोडामाइड के साथ इन लिक्विड अमोनिया, तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा एनिलीन। यहां पर हम दो टाइप के कार्बन कंसिडर कर लेते हैं, एक बिना स्टार का और एक स्टार वाला। तो ये नेबर में प्रेजेंट है, तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है एक तो ये मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ये भी एनिलीन ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिस पोजीशन से Cl हटा वहीं पर NH2 लगा, दूसरा उसके नेबर में लग रहा है। जब नेबर में लगता है तो उसे हम बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब ये कैसे प्रोसीड हो रहा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं वाया मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन में जो NH2 नेगेटिव है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है और बेस की तरह भी।
अगर ये बेस का काम करे तो क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। NH2 नेगेटिव जब H+ निकालेगा तो उस केस में यहां पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इधर प्रोवाइड करेगा, यहां से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो ये स्टेप क्या है, स्लो है। तो यहां पर हमें जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बेंजाइन। बेंजीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको बेंजाइन बोला जा रहा है। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं। अब देखो आपसे ये पूछा जा सकता है बेंजाइन वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। वैसे तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp होती है, लेकिन यहां पर इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp2। बेंजीन का जो अरेंजमेंट है वो लीनियर नहीं हो सकता है, तो यहां पर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे दूर से, तो ये परफेक्ट लीनियर नहीं होगा, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। अब इस बेंजाइन इंटरमीडिएट के ऊपर मान लीजिए आप इसको मार्क कर दें, तो जो न्यूक्लियोफाइल है NH2 नेगेटिव वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, जहां पर अटैक करेगा वहां पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। मान लीजिए NH2 ने यहां पर अटैक किया तो इस पोजीशन के पास क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां पर अटैच हुआ तो इस पोजीशन के पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या तो नेगेटिव यहां कनेक्ट होगा या फिर यहां पर। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, इसका मीनिंग पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये दो पॉसिबल इंटरमीडिएट है। NH3 इसको H+ दे देगा, ऐसे यहां पर इसलिए हमें यहां पर दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि जहां पर लिविंग ग्रुप ने छोड़ा है उसके नेबरिंग पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल जाकर कनेक्ट हुआ। अब एग्जाम में आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले तो यहां पर हम पॉसिबल प्रोडक्ट देखते हैं। देखो ये तो अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन, इस बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग इस पोजीशन पर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। NH2 या तो यहां कनेक्ट होना चाहिए, अगर यहां कनेक्ट होगा तो यहां नेगेटिव आएगा, या फिर NH2 यहां कनेक्ट होना चाहिए, तो उस केस में नेगेटिव यहां पर आएगा। जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, +I ग्रुप है। +I ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज दूर होगा +I से वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज +I के क्या है, क्लोजर है। अगर -I होता तो वो नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल होता जो -I के क्लोजर होता, क्योंकि माइनस वाले ग्रुप
नेगेटिव के चार्ज को क्या करते हैं, कम करते हैं, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस केस में मेजर क्या होगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर यहां पर NO2 लगा होता तो उस केस में ये वाला इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनता वो मेजर होता।